नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, स्थानीय स्वशासन का पूरा क्रैश कोर्स आपके लाऊंगा। आज मैं लेकर प्रस्तुत हूँ आपके सामने स्थानीय स्वशासन का पूरा क्रैश कोर्स। पिछले वीडियो में टेक्निकल फॉल्ट हो गया, ऑडियो खराब हो चुका है, वो वीडियो हटा लेंगे। इसलिए इसमें कोई तकनीकी खामी ना आए, इस आशा के साथ अपन शुरू करते हैं। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन, तो सबसे पहले अपन स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज पढ़ेंगे। पंचायती राज में अपन संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए, किस प्रकार से विकास हुआ, इसका इतिहास, और जो समितियां बनाई गई राजस्थान और भारत सरकार द्वारा, और उन समितियों का क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये पूरा इस एक वीडियो में अपन जानेंगे। जितना दोस्तों डेप्थ में ये मैं बता रहा हूं, उतना डेप्थ से ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आने वाली सभी परीक्षाओं में, चाहे आप ग्राम सेवक मेंस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य भी कोई परीक्षाएं आने वाली है, जो कि कर्मचारी चयन आयोग का कैलेंडर आ चुका है, जो मैंने अपलोड कर रखा है, उसके तहत किसी में इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आशा करते हैं इस वीडियो में कोई तकनीकी खामी ना आए। इसी आशा के साथ शुरू करते हैं राजस्थान में पंचायती राज। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान में पंचायती राज ये वैदिक काल से शुरू हुआ है, क्योंकि हम सब जानते हैं सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता जो ग्रामीण सभ्यता थी, तो जब ग्रामीण सभ्यता आई उसी के साथ आया ग्रामीण प्रशासन। अपन जानते हैं वैदिक काल और मुगल काल में और उसके बाद ब्रिटिश काल में सरपंच को क्या कहा जाता था, और पंचायत समितियों का, सरपंचों का, और पंचायती राज व्यवस्था का कैसे कैसे विकास हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले अगर अपन बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल में गांव के मुखिया, जिसे हम आज की तारीख में सरपंच कहते हैं, उसे ग्रामणी कहा जाता था, और इसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। उसके बाद अगर अपन बात करें बौद्ध काल में, तो आज के सरपंच को, गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों बात करें मौर्य काल की, तो मौर्य काल में गांव के प्रमुख को, गांव के मुखिया को, आज के सरपंच को ग्रामिक कहा जाता था। मौर्य काल के बारे में अगर दोस्तों ये प्रश्न आ जाए, मौर्य काल में आपको पता है चाणक्य हुए थे, और चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र, किंतु वो अर्थशास्त्र के से संबंधित नहीं है, वो राजनीति से संबंधित है, और उसमें राज व्यवस्था से वह विशेषकर संबंधित है। उस राज व्यवस्था के अंतर्गत हमें पता चलता है मौर्य काल में ग्रामीण प्रशासन में गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। उसके बाद मुगल काल में दोस्तों बात करें तो गांव के मुखिया को, आज के सरपंच को मुकद्दम कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों अगर अपन बात करते हैं अंग्रेजी शासन काल में किस प्रकार से प्रयास किए गए प्रशासन की स्थापना के, ग्रामीण प्रशासन की, पंचायती राज की स्थापना के, तो सबसे पहले यह प्रयास इस कड़ी में किया था 1870 में लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो प्रस्ताव लेके आए थे, जो कि पास नहीं हो पाया था। उसके 12 साल बाद आए थे लॉर्ड रिपन। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भारत का उद्धारक कहा जाता है, इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, और इनके द्वारा जो बिल या जो बिल ड्राफ्ट करके रखा गया था, उस बिल को, उस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
मैग्ना कार्टा का मतलब वह आदर्श बिल था, इसलिए उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और दोस्तों, रिपन को भारत का उद्धारक मैं बता चुका हूं आपको। उसके बाद अंग्रेजी सरकार द्वारा पंचायती राज को वैधानिक रूप 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत दिया गया, किंतु इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन न रख के सरकार के द्वारा मनोनीत करके सरपंच नियुक्त किए गए। अब बात करें दोस्तों, अगर अपन राजस्थान में, तो राजस्थान में रियासतों में सबसे पहले प्रयास बीकानेर रियासत द्वारा 1928 में पंचायती राज को वैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद 1938 में ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा जयपुर में दिया गया। वर्तमान में दोस्तों अगर अपन बात करें, वर्तमान के परिवेश में जो आज अपने पंचायतों के, जिला परिषद के या विशेषकर गांवों के प्रशासन का जो रूपरेखा है वह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज से लिया गया है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पर और लघु उद्योग पर विशेष जोर दिया करते थे, और उनकी ये ग्राम स्वराज की सारी जानकारी या उस पर जो भी दर्शन है उनका, वो दर्शन हमें महात्मा गांधी की पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ आपको एक और बात ध्यान रखनी होगी, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आ रखा है, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। और वर्तमान ग्राम स्वराज का आधार किसे माना जाता है? तो महात्मा गांधी को माना जाता है, महात्मा गांधी की पुस्तक को नहीं। इसके बाद बात करें दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो राजनेता होने के साथ साथ राजनीतिक थिंकर भी थे, उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की प्रथम या भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला पंचायती राज को कहा है। अब बात करते हैं दोस्तों उस व्यक्ति की जो पंचायती राज आज के परिदृश्य का, आज की व्यवस्था का आर्किटेक्ट है, आज की व्यवस्था का शिल्पी है, आज की व्यवस्था का वास्तुकार है, और वो व्यक्ति है दोस्तों बलवंत राय मेहता। जब 1952 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए, वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए शुरू किए गए, हालांकि वो सफल नहीं हो पाया वो कार्यक्रम। उस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा जनवरी 1957 में एक समिति का गठन किया गया, और उस समिति की अध्यक्षता दी गई बलवंत राय मेहता को। और उस बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर आज के पूरे परिदृश्य का पूरा पंचायती राज का गठन किया गया। इसलिए बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का वास्तुकार, आर्किटेक्ट या शिल्पी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों पंचायती राज के गठन की। तो दोस्तों, पंचायती राज के गठन से मतलब यह है, अपना संविधान में किस प्रकार से इसे जोड़ा गया है, मूल संविधान में किस प्रकार से पंचायती राज का वर्णन है और कहाँ वर्णन है। तो सबसे पहले दोस्तों, पंचायती राज भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जिसमें सूचियों का उल्लेख है, उसके अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। 3 सूचियां संविधान में होती है। संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची जिस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, उसके बाद होती है समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर या दोनों अलग अलग कानून बना सकती है। इसके बाद दोस्तों, पंचायती राज स्थापना का उद्देश्य मैं आपको पहले बता चुका हूं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। केवल एक ही कारण है, विशेष उद्देश्य है। अब बात करते हैं दोस्तों मूल संविधान में।
जैसा कि अपन जानते हैं, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद संवैधानिक रूप दिया गया। उससे पहले इन्हें संवैधानिक रूप नहीं प्राप्त था। पर मूल संविधान जो अपना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन को वैधानिक दर्जा तो नहीं था, किंतु नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अनुच्छेद 40 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि संविधान के भाग 4 में वर्णित है, उसके अंदर ये दिया गया था तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाए। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों निर्देश देते हैं कि सरकार को इस और कार्य करना होगा। इसलिए यह मूल संविधान में भाग 4 में वर्णित थे। उसके बाद 72वें, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद इन्हें वैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन 73वें संविधान संशोधन की। 73वां संविधान संशोधन दिसंबर 1992 में सदन में रखा गया। 1993 में यह बिल पास हुआ और अप्रैल 1994 में इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। इसके बाद संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद 243, जिसके अंतर्गत 16 अनुच्छेद जोड़े गए और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब बात करते हैं दोस्तों पंचायती राज के विकास की राजस्थान के संदर्भ में। तो अपन सब जानते हैं तो राजस्थान अपना जो है वो 7 चरणों में उसका एकीकरण हुआ और 1 नवंबर 1956 को अपने यहाँ राज्यपाल प्रणाली लागू हुई, जिसके अंतर्गत प्रथम हमारे राज्यपाल श्री गुरमुख निहाल सिंह जी को बनाया गया। उससे पहले दोस्तों अगर बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में, तो संयुक्त राजस्थान संघ यानी कि जब तक जयपुर जोधपुर बड़ी रियासतें राजस्थान में नहीं जुड़ी थी, उनके द्वारा पंचायती राज अध्यादेश लाया गया था 1948 में। और 30 मार्च 1949 को आपको पता है लगभग राजस्थान पूरा बन गया था, जिसे वृहद राजस्थान कहा गया। वृहद राजस्थान द्वारा पंचायत विभाग की स्थापना की और उस पंचायत विभाग द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 लाया गया। और दोस्तों पंचायती राज अधिनियम 1 जनवरी 1954 से वृहद राजस्थान में लागू हुआ और फरवरी 1954 में इसके चुनाव करवाए गए। 1959 में राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम बनाया गया। हम सब जानते हैं दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान पूरा बनकर तैयार था। उसके बाद वृहद राजस्थान द्वारा जो पंचायती राज अधिनियम लाया गया था उसे खत्म कर राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 बनाया गया। और ये दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया। 2 अक्टूबर 1959 को ही हमारे नागौर के बगदरी गांव में तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत का श्री गणेश किया। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान और भारत सरकार द्वारा बनाई गई पंचायती राज पर समितियों के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे भारत सरकार द्वारा बनाई गई समितियों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में हुआ था। ये 1957 है दोस्तों, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। जनवरी 1957 में गठन हुआ और बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को दी। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण समिति है। बलवंत राय मेहता शिल्पी कहा जाता है इन्हें पंचायती राज का। तो ये दोस्तों इनके द्वारा दी गई रिपोर्ट और ये समिति आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस समिति द्वारा 3 विशेष बातें कही गई और जिसमें प्रथम बात थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है वो 3 स्तर का होना चाहिए। 3 स्तर यानी
गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, जो दोस्तों आज भी लागू है। इसीलिए इन्हें पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने कहा था कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए तथा संस्थाओं को वित्तीय स्रोत उपलब्ध करवाए जाए, जो 2000 में बदलकर फिर जिला प्रमुख को अध्यक्ष बनाया गया। तीसरी बात, पंचायत समिति को मुख्य कार्यकारी संस्था रखा जाए एवं जिला परिषद को पर्यवेक्षक संस्था रखा जाए। और ये चौथी बात दोस्तों, ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाए। ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष निर्वाचन है, यानी कि सरपंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन और वार्ड पंचों का प्रत्यक्ष निर्वाचन। इस समिति की रिपोर्ट को राष्ट्रीय विकास परिषद, ये दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद है, न कि जिला, राष्ट्रीय विकास परिषद ने अक्षरशः लागू कर दिया। और 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव में देश की पहली ग्राम पंचायत का उद्घाटन कर दिया। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, 2009 में इसी स्थान पर नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज स्मारक बनाने का फैसला किया गया। आप गिन सकते हैं और आप जानते भी हैं, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। 50 साल होने के बाद 2009 में यहाँ पंचायती राज बनाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद दोस्तों दूसरी समिति है कि संतनाम समिति, जो 1963 में बनाई थी। इसमें आपको केवल इतना ही याद रखना है कि संतनाम समिति 1963 और इनकी सिफारिश थी पंचायती राज वित्त निगम के गठन की बात। अब दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि मैं आपको कनेक्ट करते हुए ही बताऊंगा, जिससे आपको ये समितियां हमेशा याद रहेंगी। फिर भी मैं आपको यहाँ बता के चलता हूं, ये आप याद रखना जो मैं इंपोर्टेंट कह रहा हूं। सादिक अली समिति 1964 में बनी थी और इनकी सिफारिश पर अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि वृहत्तर निर्वाचक मंडल के आधार पर चुनाव होता है। जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख और पंचायत समिति सदस्य प्रधान को चुनते हैं। तो सादिक अली समिति 1964 याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद बनी थी गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। गिरधारी लाल व्यास जी को अगर आप सब ग्राम सेवक बनते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा। इनकी ही सिफारिश पर ग्राम सेवक व ग्राम सचिव की नियुक्ति की सिफारिश की और यह सिफारिश मान ली गई। उसके बाद बनी थी दोस्तों अशोक मेहता समिति, जो कि 12 सितंबर 1977 को बनी थी। 13 सदस्यीय समिति थी और इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में दी थी। हालांकि इस समिति की कोई रिपोर्ट की कोई भी बात पर कार्रवाई नहीं हुई, किंतु यह परीक्षा में 2-3 बार आ रखी है, इसलिए मैंने यहाँ आपको पूरी डिटेल में बताया है। अशोक मेहता समिति किस दिन बनी थी, कितने सदस्य थे और कब रिपोर्ट दी। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें श्री जीवी के राव समिति, जो 1985 में बनी थी। इस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी और इस समिति ने विशेष बात दोस्तों, इसमें 4 स्तरीय पंचायत ना होकर इस समिति ने रिपोर्ट में जो शुरुआत में अपनी बात कही थी, उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास बताया था। ये दोस्तों बात इंपॉर्टेंट है। आजकल कई बार कथन पूछ लिए जाते हैं, जैसे पिछले ग्राम सेवक के पेपर में भी अर्जुन को पूछा था उसको। इसके बाद दोस्तों 1986 में बनी थी लक्ष्मी मल सिंह समिति। इसकी 3 सिफारिशें महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, ये दोस्तों मैं बता दूं आपको, राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान बनाई गई थी। राजीव गांधी को पंचायती राज का स्वर्णकाल कहा जाता है, राजीव गांधी के कार्यकाल को। इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर और उसके बाद एक समिति और बनी थी, उसके आधार पर 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक सदन में लाया गया। हालांकि वो लोकसभा में तो पास हो गया, किंतु राज्यसभा में पास नहीं हो पाया।
इसके बाद है दोस्तों राज्य वित्त आयोग का गठन। ये भी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 की ही रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी। उसके बाद दोस्तों बनी थी पीके थंगुन समिति जो 1988 में बनी थी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके। इस समिति का उद्देश्य जिले के विकास की योजनाएं बनाना था और इस समिति की सिफारिशें के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यही थी महिलाओं, एससी यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सबको इनके आरक्षण के हिसाब से आरक्षण मिले पंचायती राज में भी। तो दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट समिति है पीके थुंगन समिति। और एक इन्होंने ये भी बात कही थी अपनी सिफारिश में प्रति 5 वर्ष के अंतराल में चुनाव हो। अब दोस्तों नंबर 9 और नंबर 10 इन दोनों समितियों के सिफारिशों के आधार पर ही सदन में संविधान संशोधन विधेयक बिल आए। इसलिए इन दोनों समितियों को याद रखना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले BN गाडगिल समिति। इस समिति का गठन 1988 में हुआ था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1989 में दी थी और इस समिति की सिफारिश यही थी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू हो। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों 15 मई 1989 में 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ। और उस समय दोस्तों राजीव गांधी की सरकार थी और मैंने आपको जैसा पहले भी बताया है राजीव गांधी के काल को पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा गया है। ये बिल लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत से पास हुआ किंतु राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। उसके बाद सन 1991 में भारत सरकार द्वारा नाथूराम मिर्धा समिति बनाई गई। इस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। तो दोस्तों 16 सितंबर 1991 नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन सदन में रखा और 22 दिसंबर 1992 को यह बिल लोकसभा में पास हुआ। 23 दिसंबर 1992 को यह बिल राज्यसभा में। उसके बाद हम सब जानते हैं कि भारत में यदि कोई भी कानून बनेगा तो जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे वह कानून मान्य नहीं होगा। तो 13 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए और 24 अप्रैल 1993 को यह 17 राज्यों में लागू कर दिया गया। सर्वप्रथम यह कर्नाटक राज्य में पंचायती राज लागू हुआ। पंचायती राज अधिनियम जो है वो कर्नाटक में लागू हुआ दोस्तों। अब अपन जानते हैं राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई समितियों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला था प्रशासनिक सुधार आयोग 1963 में बना। इसमें केवल नाम याद रखना है आपको, हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963। उसके बाद सादिक अली समिति, इन्होंने मैंने जैसा आपको पहले ही बताया अप्रत्यक्ष चुनाव या वृत्त निर्वाचक मंडल के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया बताया जिसमें जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता है। उसके बाद 1973 में बनी गिरधारी लाल व्यास समिति जिसने ग्राम सेवक व सचिव की नियुक्ति की सिफारिश की। उसके बाद बनी दोस्तों हरलाल सिंह खर्रा समिति जो 1990 में बनी। हरलाल सिंह खर्रा समिति की सिफारिश के आधार पर जिला परिषद एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सम्मिलित करने की सिफारिश की गई। उसके बाद दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, इनके अध्यक्ष, और ये साल महत्वपूर्ण है, प्रश्न यही आता है दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे और दूसरा प्रशासनिक आयोग कब आया। तो दोस्तों शिवचरण माथुर इसके अध्यक्ष थे और 1999 में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वितीय आया था। उसके बाद दोस्तों 2010 में यह समिति आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समिति द्वारा 5 विषय पंचायती राज के अंतर्गत जोड़े गए थे, उनके अधिकार क्षेत्र में दिए गए थे। तो VS व्यास समिति 2010 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 5 विषय दिए जिसमें
कृषि, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा जोड़ा गया। अब अगर दोस्तों बात करें तो पंचायती राज के गठन के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है उसकी अपन जानकारी लेते हैं। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन में और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई नगरीय निकाय के लिए। हालांकि उसे 74वां संविधान संशोधन और इसे 73वां संविधान संशोधन कहा जाता है। दोनों बिल अलग अलग थे, इसलिए तो 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय आते हैं। भाग नया जोड़ा गया, भाग 9 जिसमें नया अनुच्छेद 243 में 216 अनुच्छेद जोड़े गए, जिसमें 243 क ए से लेकर 243 न ओ तक जोड़े गए। पर इसमें सबसे पहले ये बात कही गई, यानी कि 243 ए में प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम सभा होगी। अब बात करते हैं अपन यदि ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा में कौन कौन हिस्सा ले सकता है। तो दोस्तों ग्राम सभा में गांव के जो भी मतदाता है, वयस्क मतदाता है, यानी कि 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके वो सभी व्यक्ति ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं। किंतु कोई भी पंचायती राज की संस्था का सदस्य बनने के लिए आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। 23 अप्रैल 1994 को यह अधिनियम लागू हुआ दोस्तों, और इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है। और इसी अधिनियम के साथ राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली या पद्धति अपनाई गई। अब यदि आपके मन में यह प्रश्न आ रहा है तो ये संविधान संशोधन तो भारत सरकार द्वारा किया गया और इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूं, मैंने आपको बताया था कि संविधान के में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची का विषय है क्योंकि पंचायती राज, इसलिए संविधान संशोधन तो भारत सरकार द्वारा किया गया, किंतु जो बिल या अधिनियम बनाया गया, जो कानून बनाया गया, वह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया गया, क्योंकि यह विषय पूर्ण रूप से राज्य सरकार का है। इसलिए दोस्तों कंफ्यूज ना हो, यदि ये कंफ्यूजन दिमाग में आए तो इसीलिए इसका नाम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है और 73वां संविधान संशोधन लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ है। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 2009 को जयपुर के बगदरी गांव में पंचायती राज स्मारक की स्थापना का निर्णय हुआ था। उसी के साथ सरकार ने 2-3 और घोषणाएं की थी, जिसमें 45 ग्राम न्यायालय की स्थापना करने की घोषणा की और सबसे पहला ग्राम न्यायालय की स्थापना जयपुर के बस्सी में 27 नवंबर 2010 में की गई। और 50 वर्ष पर अपन जानते हैं स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाता है, तो नागौर में स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। अब अपन बात करते हैं दोस्तों तो त्रिस्तरीय पंचायत समिति की बात करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत समिति में कौन, हर एक संस्था की बात करेंगे, उसका अध्यक्ष कौन है, उसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, वह शपथ किसे कौन दिलाता है और त्याग पत्र कौन किसे देता है, इसकी पूरी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों पंचायती राज के स्तर में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत 3 स्तर बताए गए हैं। अब दोस्तों आप समितियां याद रखना। जैसे सबसे पहला है जिला परिषद, तो इसमें सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जैसे कोई भी संस्था के लिए 21 वर्ष है, इसमें भी 21 वर्ष है। वर्तमान में राजस्थान में जिला परिषदों की संख्या 33 है। अपन जानते हैं जिले 33 हैं हमारे। उसके बाद अगर बात करें तो जिला परिषद का राजनीतिक प्रमुख जिला प्रमुख होता है। प्रशासनिक प्रमुख जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जिसे सीईओ कहा जाता है। अब बात करते हैं अगर जिला परिषद के गठन की, तो दोस्तों
यहाँ पे आपको एक समिति मैंने आपको आगे बताई थी, सादी कली समिति। उस सादी कली समिति को याद रखना होगा, जिसमें सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो रहे हैं, यानी कि जनता के द्वारा चुनकर वे व्यक्ति आ रहे हैं सदन में या जिला परिषद में। किंतु जो जिला प्रमुख है और उप जिला प्रमुख है, वह सादी कली समिति की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन या वृहत्तर निर्वाचक मंडल के द्वारा, यानी कि सदस्यों द्वारा मत देकर जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही आप कनेक्ट करके याद करिएगा तो आपको समितियां और दोनों शर्तें, इस तरह के सभी चीजें याद हो जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों बैठक की, यानी कि जिला परिषद की बैठक कब कब होगी और इसमें कौन कौन भाग ले सकता है। तो जैसा दोस्तों अपन देखते हैं, बैठक कम से कम 3 माह में एक बार होगी, यानी कि साल में कम से कम 4 बार होंगी। इस बैठक में भाग लेंगे जिला प्रमुख और वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि वह जिला परिषद के भी अध्यक्ष हैं। जिला परिषद के सभी सदस्य भाग लेंगे, जिले के सभी प्रधान, यह केवल राजस्थान में है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, जिले के सभी प्रधान भाग लेंगे। समस्त विधायक, यानी कि जिले के समस्त विधायक भाग लेंगे, मतलब यानी कि जिला परिषद के क्षेत्र में जो एरिया आता है, उस एरिया के सभी विधायक, उस एरिया का सांसद, या जैसे बात करें अपन अगर जो जयपुर की, तो जयपुर जिले के सभी विधायक भाग लेंगे, जयपुर के सांसद भाग लेंगे। राज्यसभा सदस्य में विशेष बात याद रखना दोस्तों, मतदाता सूची में नाम हो। जैसे मैं आपको 3 उदाहरण बताता हूं। पहला है, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जो राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, किंतु वो मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। वैसे ही भाजपा की तरफ से अल्फोंस हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका भी राजस्थान में मतदाता सूची में नाम नहीं। किंतु दोस्तों, नारायण जी पंचारिया जो पिछली सरकार में राज्यसभा सदस्य थे, उनका जोधपुर में मतदाता सूची में नाम है। उसी प्रकार जैसे बात करें ओम माथुर की, तो उनका फालना मतदाता सूची में नाम है। वो व्यक्ति जिला परिषद की बैठक में भाग ले सकते हैं, हालांकि वो राज्यसभा सदस्य कहीं और से भी हो सकते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और अन्य नामित सदस्य जो संसद द्वारा नाम दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगर अपन जिला प्रमुख की, तो जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी को देगा और उप जिला प्रमुख और सदस्य अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देंगे। जिला परिषद में सदस्य संख्या न्यूनतम 17 है। उसके बाद 4 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 1 लाख पर, यानी कि हर 1 लाख पर 2 अतिरिक्त पार्षद होंगे, यानी कि 50,000 पर 1 पार्षद होगा। अब आगे बात करते हैं अगर अपन दोस्तों उपखंड स्तर की। उपखंड स्तर पर दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, उपखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। वर्तमान में राजस्थान में 352 पंचायत समितियां हैं और इन पंचायत समितियों का राजनीतिक प्रमुख प्रधान होता है। इसमें दोस्तों एक बात और बताता चलूं, जिस जिले में या जिस राज्य में 20 लाख से कम आबादी होती है, वह मध्यम स्तर नहीं होता है, यानी कि खंड स्तर नहीं होता है, वहां केवल ग्राम पंचायत और जिला परिषद होती है। अब दोस्तों अगर अपन बात करें वापस पंचायत समिति की, तो इसका राजनीतिक प्रमुख प्रधान, तो प्रशासनिक प्रमुख खंड विकास अधिकारी होता है, जिसे हम बीडीओ भी कहते हैं, एसडीओ भी कहते हैं। अब बात करें अगर दोस्तों अपन पंचायत समिति के गठन की, तो सादी कली समिति को एक बार पुनः याद कीजिएगा, जिसमें ये बात कही गई थी अप्रत्यक्ष निर्वाचन की, वृहत्तर निर्वाचन की। पंचायत समिति का गठन, सदस्य तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आएंगे। पंचायत समिति के जो भी सदस्य होंगे वह जनता द्वारा चुनकर आएंगे, किंतु प्रधान और उप प्रधान सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे।
तो यहाँ भी सादी कली समिति के अनुशंसा के आधार पर व्रत या अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अब बात करते हैं दोस्तों पंचायत समिति की बैठक की। पंचायत समिति की बैठक कम से कम 1 माह में 1 बार होगी, यानी कि साल में 12 बार होगी। इस बैठक की अध्यक्षता और पंचायत समिति की अध्यक्षता प्रदान करते हैं। सभी पंचायत समिति सदस्य भी भाग लेंगे। पंचायत समिति के क्षेत्र में आने वाले सभी सरपंच बैठक में भाग लेंगे। उस क्षेत्र का विधायक भी भाग लेगा और जिला परिषद सदस्य उस क्षेत्र का। उन पंचायत समिति के क्षेत्र में यदि 1 या 5 या 6 या जितने भी जिला परिषद सदस्य हैं वह सभी भाग लेंगे। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, मुख्य निष्पादन अधिकारी वो भी भाग लेंगे। अब बात करते हैं प्रधान के त्याग पत्र की। तो प्रधान अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देगा और उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य अपना त्याग पत्र प्रधान को देंगे। अब यदि बात करें दोस्तों सदस्य संख्या, तो न्यूनतम सदस्य संख्या 15 होगी। 1 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 15,000 पर 2 अतिरिक्त सदस्य होंगे। याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्येक 15,000 पर 2 अतिरिक्त सदस्य होंगे। जिला परिषद में अतिरिक्त 1 लाख पर 2 अतिरिक्त सदस्य होंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे 7,500 पर 1 सदस्य होगा। अब बात करते हैं ग्राम स्तर की, यानी कि ग्राम पंचायत की। तो दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में ग्राम पंचायत की संख्या 11,341 है। ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख हम सबको पता है, हम सबको विदित है, सरपंच होता है। प्रशासनिक प्रमुख ग्राम सेवक या ग्राम सचिव होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक और समिति को याद करना होगा, गिरधारी लाल व्यास समिति, जिनकी सिफारिश पर ग्राम सेवक या ग्राम सचिव पद का गठन हुआ था। यहाँ पर आपको फिर एक बार सादी कली समिति को याद करना पड़ेगा, जिसमें उप सरपंच का अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। वार्ड पंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। सरपंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन से मतलब ये है दोस्तों, यानी कि जनता में से, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया, उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। उप सरपंच को वार्ड पंच चुनते हैं, अपने में से एक को चुनते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ग्राम पंचायत की बैठक की। तो देखिए दोस्तों, महीने में 2 बार होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 15 दिन में 1 बार होनी चाहिए। और साल में इस हिसाब से 24 बैठक होना अनिवार्य है। इन बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा, क्योंकि वह ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। समस्त वार्ड पंच करेंगे, शामिल होंगे इसमें। उसके बाद ग्राम पंचायत क्षेत्र का पंचायत एवं जिला परिषद सदस्य, उस ग्राम पंचायत में रहने वाला व्यक्ति यदि जिला परिषद सदस्य है और उस ग्राम पंचायत में रहने वाला व्यक्ति पंचायत समिति सदस्य है, तो वह भी बैठक में भाग लेगा। ग्राम सचिव और ग्राम सेवक, क्योंकि यह प्रशासनिक प्रमुख है, इन्हें बैठक में भाग लेना अनिवार्य है। यहाँ पर दोस्तों सरपंच में शपथ मैंने आपको इसलिए बताई है और ऊपर 2 में इसलिए नहीं बताई थी, क्योंकि दोस्तों जिला प्रमुख और प्रधान को शपथ उनके प्रशासनिक प्रमुख के द्वारा दिलाई जाती है, किंतु सरपंच को शपथ निर्वाचन अधिकारी के द्वारा दिलाई जाती है। इसलिए आपको सरपंच को शपथ कौन दिलाता है यह याद रखना होगा। इसके बाद अगर बात करें तो सरपंच अपना त्यागपत्र ग्राम सेवक या ग्राम सचिव को नहीं देगा दोस्तों, वह खंड विकास अधिकारी को देगा, बीडीओ को देगा। और बाकी जो सदस्य हैं, यानी कि उप सरपंच और सभी पंचायत समिति सदस्य, जो पंचायत के सदस्य वार्ड पंच हैं, वो अपना त्याग पत्र सरपंच को देंगे। अब बात करें अगर दोस्तों सदस्य संख्या की, तो ग्राम पंचायत में न्यूनतम सदस्य संख्या 9 है। 3,000 से अधिक जनसंख्या होने पर प्रति 1,000 या उसके भाग के लिए 2 अतिरिक्त पंच होंगे, यानी कि 1500 पर 1 आदमी यहाँ पर होंगे। अब दोस्तों इसी के साथ अपन बात करते हैं तो 2 सभाओं का वर्णन है संविधान में तो हालांकि 1 सभा का ही वर्णन है, और वो सभा है ग्राम सभा। वार्ड सभा 2000 में इसका प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई
वार्ड सभा है, जिसे ग्राम पंचायत की मंत्री परिषद कहा जाता है, और ग्राम सभा को विधायिका या पार्लियामेंट कहा जाता है। इसमें दोस्तों सभी वयस्क मतदाता वार्ड के इसमें आएंगे, यानी कि जो भी लिस्टेड वोटर हैं, जो वोटर लिस्ट में शामिल जिनका नाम है, वो सभी वार्ड सभा में भाग लेंगे। इसकी अध्यक्षता वार्ड पंच करेगा, और वार्ड पंच अगर उपस्थित नहीं है तो वार्ड के लोग ही अपने में से किसी को प्रतिनिधि बनाकर सभा शुरू करेंगे। वर्ष में 2 बैठकें होना अनिवार्य है। 7 जनवरी 2000 वार्ड सभा का प्रावधान किया गया। और दोस्तों एक बात इसमें और बता दूं कि यदि वार्ड में 100 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्तियों की उपस्थिति होने पर ही यह सभा शुरू होगी, यानी कि 1/10 का कोरम वार्ड सभा में भी पूरा किया जाएगा। यदि यह नहीं हो रहा है तो सभा नहीं होगी। उसके बाद अगर अपन बात करें ग्राम सभा, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद 243A में है। ग्राम पंचायत की विधायिका या पार्लियामेंट ग्राम सभा को कहा जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा का प्रावधान अनुच्छेद 243A में है, और इसकी अध्यक्षता सरपंच करते हैं। वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड पंच करते हैं, और ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच करते हैं। अब दोस्तों इसमें भी गांव के सभी वयस्क मतदाता, यानी कि लिस्टेड वोटर, यानी कि जिन वोटरों का वोटर लिस्ट में नाम है, वे सभी ग्राम सभा में भाग लेंगे। इसमें भी 1/10 का कोरम मान्य होगा, यानी कि 1000 व्यक्तियों में 100 व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक है। साल में 4 बैठक होना आवश्यक है, जिसमें मजदूर दिवस, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, इन 4 दिनों में बैठक होंगी, और यह बैठक अनिवार्य है। दोस्तों पंचायती राज के अंतर्गत संविधान में जो जो प्रावधान दिए गए हैं और जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, तो जिसके अंतर्गत मैंने अनुच्छेद 243A या क आपको बता दिया है, जिसमें ग्राम सभा है। उसके बाद दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 243B है, B1 है, जिसमें ये बात कही गई है प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली होगी। तो दोस्तों ये सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति की है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243B2। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उन राज्यों में मध्यम स्तर नहीं होगा। अनुच्छेद 243C, इसमें कोई बात महत्वपूर्ण नहीं है, यह पॉइंट आपको केवल पढ़ना है, याद हो तो ठीक, याद हो तो नहीं हो तो भी ठीक। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243D। ये दोस्तों महत्वपूर्ण बात है। पीके थुंगन समिति को आप याद कीजिए। पीके थुंगन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 243D यानी कि आरक्षण दिया जाए, तो आप यहाँ 243D में जो प्रावधान है वो पीके थुंगन समिति की रिपोर्ट के आधार पर है। जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित महिलाओं के लिए सभी पदों पर 50% आरक्षण को 27 अगस्त 2009। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊं, केंद्र सरकार द्वारा 2009 में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए जारी करने के आदेश दिए गए, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण 50% से ज्यादा हो ही नहीं सकता, चाहे कहीं पर भी हो। इसलिए राजस्थान हाई कोर्ट ने इस बात पर यह आदेश दिया कि आरक्षण 1/3 ही होगा, और 16 मई 2010 को इसे पुनः 1/3 करने की घोषणा की। अब बात करें दोस्तों कार्यकाल 243E, जिसके अंतर्गत कार्यकाल दिया गया है। इसमें दोस्तों कार्यकाल के अंतर्गत तो आपको सभी को पता है 5 साल, किंतु विघटन के 6 माह के अंदर चुनाव कराने होंगे। यानी कि मान लीजिए कि आज किसी संस्था का विघटन हुआ है तो जनवरी से 5 महीने और उसके बाद यदि 2 महीने ही बचे हैं फिर भी उन 2 महीनों के लिए चुनाव करवाने होंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 243F, जिसके अंतर्गत योग्यता है।
योग्यता दोस्तों आपको वैसे लगभग सबको पता है, 21 वर्ष की आयु, 21 नवंबर उस व्यक्ति के 30वीं संतान न हो। ये दोस्तों एक नया ऐड हुआ है 2014 के बाद, उम्मीदवार के घर में शौचालय हो और 1960 अधिनियम के तहत मृत्यु भोज में दोषी नहीं पाया गया हो। अनुच्छेद 243 जी, इसके अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय का उल्लेख है। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। वित्त आयोग 243 अनुच्छेद 243 आई। इसमें दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल के सामने प्रस्तुत करेगा। ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान दिया जाता है। अब अगर बात करें अपन राज्य वित्त आयोग के डिजाइन पर, यानी कि उसके स्ट्रक्चर पर, तो इसका स्ट्रक्चर 1+4 है, यानी कि एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग श्री कृष्ण कुमार गोयल थे, जिस वित्त आयोग की अवधि थी 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000, और इस वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994 को हुआ था। वर्तमान में राजस्थान में 6ठा वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष श्री प्रद्युमन कुमार सिंह जी है, या प्रद्युमन सिंह जी हैं। अब बात करें अपन, तो ये भी 243 के भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह निर्वाचन आयोग, और इसमें 73वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया कि राज्य का अलग से निर्वाचन आयोग होगा, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग कहा जाएगा, और वह स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज के चुनाव करवाएगा। तो देखिए दोस्तों, 243 के में प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रथम राजस्थान के राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ थे। अब बात करते हैं दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव की, यानी कि किसी भी सदस्य को हटाने के लिए, जिसमें जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, उप प्रधान, उप सभापति, महापौर, किसी को भी हटाना हो, तो ये दोस्तों दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। किसी एक के लिए नहीं, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें 1/3 सदस्य, प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 सदस्य चाहिए, और प्रस्ताव को पास कराने के लिए 3/4 बहुमत चाहिए। इसमें भी दोस्तों यह सभी पर लागू होता है। पद ग्रहण से 2 वर्षों तक और कार्यकाल के अंतिम वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अब अगर दोस्तों बात करें वार्ड सभा और ग्राम सभा की, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वार्ड सभा का प्रावधान 2007 में किया गया, और ग्राम सभा का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन में किया गया। इसलिए यहाँ पर अपन समय खराब ना करते हुए अपन आगे चलते हैं पंचायती राज के विकास हेतु किए गए प्रयास के लिए पर। तो दोस्तों क्या क्या प्रयास विकास हेतु किए गए ये अपन जानते हैं। तो इसमें 25 मार्च 1989 को इंदिरा गांधी पंचायती राज की स्थापना की, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान रख दिया गया। उसके बाद अगर आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम, आदर्श ग्राम पंचायत के अंतर्गत दोस्तों केवल इतनी ही बात है, आदर्श ग्राम पंचायत के तहत सभी पंचायत समिति के कर्मचारी हैं, यानी कि प्रधान से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, या ग्राम पंचायत में सरपंच से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक सभी एक भवन के नीचे बैठेंगे। बस इतना ही आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत जानना जरूरी है, प्रश्न यहीं से आएगा। तो दोस्तों राजसमंद जिले में पहल कार्यक्रम शुरू हुआ, तो पहल कार्यक्रम राजसमंद में, किंतु आदर्श ग्राम पंचायत सीकर जिले के मालखेड़ा गांव में पिपरली पंचायत समिति के अंतर्गत हुआ, और इस आदर्श ग्राम पंचायत को मिनी सचिवालय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें पंचायत संदर्भ में कौन कौन से केंद्र स्थापित किए गए। योजना अधिनियम 2000
के तहत 30 जनवरी 1999 को जिला परिषद एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में समन्वय की दृष्टि से कलेक्टर के स्थान पर जिला प्रमुख को अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर अपने पंचायती राज पूरा होता है। पंचायती राज के सभी प्रावधान हमने देख लिए, सभी समितियां देख ली और सभी स्तर देख लिए, चुनाव के प्रकार देख लिए, वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग भी देख लिया। अब अपन देखेंगे नगरीय स्वशासन या नगर निकाय। तो आइए दोस्तों देखते हैं नगर निकाय। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि नगरीय व्यवस्था और नगरीय स्वशासन व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के समय से चली आ रही है, इसलिए स्थानीय स्वशासन ही नगरों के विकास का आधार होता है। हमें हमारी संस्कृति बताती है। अब इसके इतिहास के बारे में अगर हम जानकारी लें, हालांकि सिंधु सभ्यता के बाद यह केवल अंग्रेजी शासन के समय ही पुनः चर्चित हुआ। उसके बाद तो भारत को गांवों का देश कहा जाने लगा और भारत को गांवों से ही जाना जाता है। भारत दर्शन करने हैं तो गांव आइए, ये पर्यटन विभागों का कई जगह नारा है। अब बात करते हैं दोस्तों अंग्रेजी सरकार द्वारा नगर निकाय के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहले मद्रास नगर निगम 1687 में बना। उसके बाद चार्टर लाया गया 1739 में। 1739 के चार्टर एक्ट के तहत कलकत्ता और मुंबई में नगर निगम की स्थापना हुई। अब बात करें दोस्तों अगर राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में आपको पता है जैसे अंग्रेजी शासन की ये गर्मियों की राजधानी हुआ करती थी। यह हमने कई बार 1857 की क्रांति में पढ़ा है। तो दोस्तों इसमें ही देखिए अपन 1857 की क्रांति में अपन ने देखा है अंग्रेजी शासन की गर्मियों की राजधानी माउंट आबू सिरोही में थी। तो 1864 में अंग्रेजों ने राज्य में प्रथम नगर पालिका की स्थापना माउंट आबू में की। 1866 में अजमेर में की। उसके बाद 1869 में जयपुर में की गई। और अगर अपन बात करते हैं निर्वाचित नगर पालिका राज्य की, तो प्रथम राज्य की निर्वाचित नगर पालिका ब्यावर थी। अब अगर बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में नगरीय निकाय के विकास के लिए स्वतंत्रता के पश्चात, हालांकि स्थानीय स्वशासन के लिए राजस्थान में आपको पता है प्रजा मंडलों की स्थापना हो रही थी। नगरीय स्वशासन की लड़ाइयां झगड़े चल रहे थे। धीरे धीरे प्रयासों के बाद राजस्थान में या रियासतों के अंतर्गत या यूं कहें 1956 के बाद ही प्रॉपर राजस्थान में नगरीय निकाय की स्थापना हो पाई, गांवों में प्रशासन की व्यवस्था हो पाई। तो अपन बात करते हैं राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। तो सबसे पहले 1951 में नगर पालिका अधिनियम 1951 लाया गया। उसके बाद दोस्तों राजस्थान में एकीकरण के बाद राज्यपाल के पद के सृजन के बाद पूर्ण राज्य बनने के बाद 1959 में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 लाया गया। उसके बाद दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 में नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल में सदन में रखा गया, सदन में पास करवाया गया। यह संविधान संशोधन 1994 में हुआ। स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को वैधानिक रूप में स्वीकार किया गया। और यहाँ पर दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए थे संविधान में, वो आपको याद रखना है। एक तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और नया भाग 12 क जोड़ा गया। ये दोस्तों दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। इनके अनुच्छेद आपको विशेष याद नहीं रखना है, केवल इतना याद रखना है कि इन 243 त से 243 यस तक 18 अनुच्छेद जोड़े गए, केवल इतनी बात याद रखनी है। अब अगर बात करें दोस्तों तो आपको पता है 3 लेयर के नगर निकाय होते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और उसके बाद नगर निगम।
उसके अलावा दो और होते हैं महानगर पालिका यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो राजस्थान में एक भी नहीं है, और एक होता है कैंटोनमेंट बोर्ड यानी कि छावनी बोर्ड। तो राजस्थान में दोस्तों केवल एक छावनी बोर्ड है और वो नसीराबाद में है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 3 लेयर के नगर निकाय होते हैं। पहला होता है नगर पालिका, दूसरा होता है नगर परिषद और तीसरा होता है नगर निगम। ये दोस्तों होता है 1 लाख तक नगर परिषद, नगर पालिका 1 लाख तक, नगर परिषद 1 से 5 लाख तक और 5 लाख से ऊपर नगर निगम होते हैं। और यदि किसी जिले में जनसंख्या और ज्यादा हो जाए तो नगर निगम को तोड़ा जाता है। जैसे आपको पता है जयपुर, जोधपुर और कोटा में अभी पिछले नगर निकाय चुनावों में परिसीमन आयोग द्वारा 2 नगर निगम को बांटा गया था उत्तर दक्षिण में। बात करते हैं नगर पालिका की, तो नगर पालिका की संख्या वर्तमान में दोस्तों 212 है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 1 लाख तक यानी कि 0 से या 1000 से 1 लाख तक अगर जनसंख्या है तो नगर पालिका होगी। नगर पालिका का अध्यक्ष सभापति या अध्यक्ष कह सकते हैं, एक ही बात है, सभापति ही कहेंगे ताकि अपने को कंफ्यूज नहीं हो। नगर पालिका का अध्यक्ष सभापति होता है। नगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख अधिशासी अधिकारी होता है। सदस्य तीनों निकायों में पार्षद होते हैं और संगठन भी तीनों निकायों में समान प्रकार से होता है, यानी कि नगर वार्डों में बांटकर वार्ड के मतदाता प्रत्यक्ष रूप से पार्षद का चुनाव करते हैं और वो पार्षद फिर शादी कली समिति को याद कीजिए और वृहत्तर निर्वाचन के तहत अपने महापौर या सभापति या अध्यक्ष को चुनते हैं। इनको शपथ दोस्तों, सभापति को शपथ निर्वाचन अधिकारी दिलाता है। त्याग पत्र देखिए दोस्तों, पार्षद और उप सभापति सभापति को देंगे, किंतु महापौर, सभापति और अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को देंगे। अब बैठक में कौन कौन भाग ले सकता है? इनकी बैठक इस प्रकार बाध्य नहीं है, ये सदन की तरह बाध्य है। हर सीजन में इन्हें बुलाना पड़ेगा। इनकी बैठक में अध्यक्ष भाग लेगा क्योंकि वो अध्यक्षता करेगा, पार्षद भाग लेंगे, विधायक भाग लेगा क्षेत्र का, और अधिशासी अधिकारी क्योंकि प्रशासनिक प्रमुख है। उसके बाद नगर परिषद की बात अगर अपन करते हैं तो ये दोस्तों 1 लाख से लगाकर 5 लाख तक होगा। इनकी स्थापना की जाती है जिन जिलों में 5 लाख तक जनसंख्या है, 5 लाख तक, 5 लाख से ऊपर नगर निगम की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में 34 नगर परिषद है अपने यहाँ पर राजस्थान में। जनसंख्या मैंने आपको बताई दी 1 से 5 लाख पर। इसका सभापति अध्यक्ष होता है, इसका प्रशासनिक प्रमुख आयुक्त होता है दोस्तों, और सदस्य मैंने जैसे बताया तीनों में पार्षद होते हैं। संगठन एक ही प्रकार से तीनों का है, नगर वार्डों में बांटकर पार्षद चुनाव। अब सभापति को शपथ दोस्तों आयुक्त दिलाता है और त्याग पत्र पार्षद व उप सभापति सभापति को तथा सभापति संभागीय आयुक्त को दिला देते हैं। अब बात करें दोस्तों बैठक की, तो बैठक में सभापति, उप सभापति, पार्षद, विधायक, सांसद और आयुक्त भाग लेंगे। इसके बाद है दोस्तों नगर निगम। नगर निगम वर्तमान संख्या 10 है, जो पहले 7 थी, किंतु अभी आपको जैसे पता है 3 जिलों में 2-2 नगर निगम करके नगर निगम की संख्या 3 बढ़ चुकी है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में तीनों नगर निगम को 2-2 भागों में तोड़ा गया है और नगर निगम जनसंख्या 5 लाख से अधिक होने पर स्थापना की जाती है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है, इसका प्रशासनिक प्रमुख आयुक्त होता है और सदस्य जैसा आप जानते हैं सदस्य और संगठन एक समान है। इसके सदस्य पार्षद होते हैं और संगठन नगर वार्डों में बांटकर वार्ड के मतदाता प्रत्यक्ष रूप से पार्षद का चुनाव करते हैं। महापौर को शपथ आयुक्त दिलाता है क्योंकि ये भी दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, इसलिए इन्हें निर्वाचन अधिकारी शपथ नहीं दिलाते बल्कि आयुक्त शपथ दिलाता है।
और बैठक में सभापति भाग लेंगे, पार्षद भाग लेंगे, विधायक, क्षेत्र के सांसद और प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते आयुक्त भाग लेगा। अब दोस्तों इसी के साथ अपन बात करते हैं अगर तो राजस्थान में पहला नगर निगम 1992 में जयपुर में और दूसरा जोधपुर में बनाया गया। अब नगर निगम के या नगर निकाय के लिए प्रावधान अगर अपन देखें तो सदस्यों की संख्या नगर पालिका नगर परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या 18 है। संस्था विघटन दोस्तों यही वही बात है, विघटन के 5 माह की अवधि में पुनर्निर्वाचन आवश्यक, यानी कि पद मुक्ति के 5 महीने बाद चुनाव होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं सभापति और उपसभापति। तो सब चुनाव सभापति उपसभापति का चुनाव निर्वाचित पार्षदों द्वारा और पद मुक्ति के लिए मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था ये सभी में एक समान है। 1/3 पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उस अविश्वास प्रस्ताव को पास कराने के लिए 3/4 बहुमत चाहिए। अब महत्वपूर्ण बात है नगर निकायों के आय के स्रोत। तो जैसे हम सब जानते हैं म्युनिसिपल टैक्स जैसे हम बिजली के बिल में जमा करवाते हैं तो वह नगर निकायों के आय है। यदि भवन है, कोई बड़े बड़े रेस्तरां है, जो भी वो सभी उन सभी से जो कर वसूला जाता है वह आय का मुख्य साधन है। उसके अलावा जुर्माना इनकी आय का मुख्य साधन है। राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान व ऋण, निकाय की बेची गई संपत्तियां, राज्य सरकार के अभिकरणों से लिया गया ऋण, ये कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो मैंने आपको यहाँ बताए हैं और इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत भी नहीं। इसके अलावा दोस्तों नगर निकाय अपने नगर के विकास के लिए कुछ प्राधिकरण की स्थापना करते हैं। उन प्राधिकरण के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। जैसे यूआईटी आपने नाम सुना होगा, जिसे नगरीय विकास न्यास कहा जाता है। तो नगरीय विकास न्यास राज्यों में नगरों को सुनियोजित विकास के उद्देश्य से नगर विकास न्यास की स्थापना की जाती। इनके अध्यक्ष दोस्तों राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ये सरकार के साथ ही अपना पद त्याग देते हैं, यानी जैसे ही सरकार का कार्यकाल समाप्त होता है ये अपना पद त्याग देते हैं। उसके बाद आता है डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि नगर विकास प्राधिकरण। तो पूर्व में ये यानी कि सबसे पहला जो विकास प्राधिकरण है जिसे जेडीए कहा जाता है वह जयपुर में स्थापित किया गया। 2008 में जोधपुर में जेडीए की स्थापना हुई और बाद में अजमेर में जेडीए की स्थापना की गई। तो वर्तमान में 3 जगह विकास प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों नगर निकाय में एक और विशेष इसलिए है कि यह निचले स्तर से लागू हुआ है जिसे राइट टू रिकॉल कहा जाता है। इसलिए ये पॉइंट यहाँ मैं आपको मेंशन करके बता रहा हूँ, स्पेशली बता रहा हूँ। हालांकि ये इस टॉपिक का नहीं है, किंतु दोस्तों राइट टू रिकॉल जैसे चुने हुए व्यक्ति को वापस बुलाना, ये सबसे पहले कंसेप्ट अमेरिका के लॉस एंजलिस म्यूनिसिपैलिटी में लागू किया गया था। यानी कि वहां के मेयर को हटाने के लिए यह लागू किया गया था। उसके बाद भारत में 1977 में इसे सरकारी एजेंडे में शामिल किया गया, कहीं लागू नहीं किया गया, केवल एजेंडे में शामिल किया गया। 2001 में दोस्तों मध्य प्रदेश में इसे सर्वप्रथम लागू किया गया और उसके 10 साल बाद राजस्थान में 22 मार्च 2011 को इसे लागू किया गया और राजस्थान यह लागू करने वाला तीसरा राज्य है। इसके अंतर्गत मैं बता दूं दोस्तों, चुने हुए व्यक्ति को हटाने के लिए 1/3 प्रस्ताव लाने के लिए और हटाने के लिए 3/4 का बहुमत चाहिए। इसलिए ये मैंने आपको यहाँ बताया है। ये दोस्तों इसी के साथ अपना स्थानीय स्वशासन का पूरा क्रैश कोर्स खत्म होता है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यह मेरी गारंटी है।
यदि इससे बाहर अगर आपको एक भी प्रश्न मिल जाए, मेरा चैलेंज है आपको, और अगर फिर भी आपको कुछ कमी लगे तो मुझे अवश्य बताएं, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ बना रहे।